स्टीरियोकेमिस्ट्री आज का टॉपिक। थोड़ा सा हमने इसके बारे में आइडिया शायद पिछले क्लास में दिया कि कोई भी लाइट, वहीं से शुरू करना, कोई भी लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, अगर किसी निकोल प्रिज्म से पास होता है, निकोल प्रिज्म का मतलब दो प्रिज्म को जब बेस से हम जोड़ते हैं, ये एक प्रिज्म ये दूसरा प्रिज्म, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ते हो तो वो निकोल प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट जो एवरी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा था, निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद वो यूनिडायरेक्शनल में प्रोपागेट करता है, यूनिडायरेक्शनल में। इसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हमने किसी सॉल्यूशन से पास आउट किया तो दो बातें होंगी, या तो सॉल्यूशन इसके प्रोपागेशन को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा। अगर इसने इसके प्रोपागेशन को डिस्टर्ब किया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, और अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। हमने माना इस वक्त कि ये सॉल्यूशन इसके प्रोपागेशन को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसके प्रोपागेशन को डिस्टर्ब करेगा। अब डिस्टर्ब करेगा तो कैसे डिस्टर्ब करेगा? तो डिस्टर्ब करेगा तो फिर दो बातें होंगी, डिस्टर्ब करेगा तो फिर दो बातें होंगी, या तो इसके प्रोपागेशन को लेफ्ट की तरफ घुमाएगा या राइट की तरफ घुमाएगा। अगर इसके प्रोपागेशन को लेफ्ट की तरफ घुमाया तो इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा लेवोरोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर इसने प्रोपागेशन को राइट की तरफ घुमाया तब इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो लाइट के प्रोपागेशन के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो क्या मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा? ऐसा नहीं। जिस कंपाउंड के अंदर में कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ऐसे कार्बन वाले कंपाउंड उल्टा इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। बिल्कुल सही। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। तब ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। एक एग्जांपल ताकि मैटर समझ आए, ध्यान देना। लैक्टिक एसिड, जहां तक मुझे याद आ रहा है अब कि हमने ये कह रखा है, लैक्टिक एसिड फॉर्मूला कार्बन, बहुत ध्यान से देखना, COOH CH3OH H, दिस इज लैक्टिक एसिड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन या दो या तीन या चार या पांच, कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हो।
जिस कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा हो जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों, वैसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। इसे कायरल के साथ साथ एसिमेट्रिक कहते हैं। इस मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा। ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा। एक बार फिर से लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड हमेशा उल्टा इमेज यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा। तो ऐसे कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऐसे कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक अगर डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा लेवो होता है। ये बात आप नहीं पता कर सकते हो किसी भी कंपाउंड को देखकर, क्योंकि ये पॉइंट एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। इसलिए किसी कंपाउंड को देखकर हम ये तो बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर उसमें कायरल कार्बन एटम है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा और वैसे को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर उसके कंपाउंड के नाम से पहले प्लस लगा हो, किसी ने जवाब दिया बिल्कुल सही, तो हम उसे डेक्स्ट्रो मानेंगे। और किसी भी कंपाउंड के नाम से पहले नेगेटिव लगा हो तो हम उसे लेवो मानेंगे। तो डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड की पहचान नाम से पहले प्लस हो और लेवोलैक्टिक एसिड की पहचान नाम से पहले नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेक्स्ट्रो और लेवो की पहचान हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम साइन के बेसिस पर बता सकते हैं। जिनमें पॉजिटिव साइन हो डेक्स्ट्रो, जिसमें माइनस साइन हो लेवो। सिर्फ प्लस माइनस ही पहचान है, डी और एल कभी पहचान नहीं होता। प्लस और माइनस ही पहचान है। तो तुमने ध्यान से देखा कि ये दोनों तो आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक का ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट है तो दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन राइट। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं, क्योंकि ये अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाएगा तो ये राइट की तरफ घुमाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फर्क है, फंक्शन में फर्क है, तो दे आर आइसोमर। तो इन्हें हम आइसोमर बोलेंगे। इन्हें हम आइसोमर बोलेंगे। ऐसे आइसोमर का नाम इनैंसियोमर होता है। बिल्कुल सही जवाब अर्पण। ऐसे आइसोमर का नाम इनैंसियोमर होता है। ऐसे आइसोमर का नाम इनैंसियोमर होता है। कोई दिक्कत? ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट, कोई भी लाइट जब निकॉल प्रिज्म से पास होता है तो जो ये एवरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा, और ये जब सॉल्यूशन से पास होगा
तो या तो सॉल्यूशन इसको डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर डिस्टर्ब किया तो ऑप्टिकली एक्टिव। हमने माना कि ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव गर्म ठंडा। तो अब डिस्टर्ब करेगा तो दो बातें, या तो इसको लेफ्ट की तरफ घुमा देगा या राइट की तरफ। अगर राइट की तरफ घुमा तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर लेफ्ट की तरफ घुमाया तो लेवो रोटेटरी। हमें एक्सपेरिमेंट से मतलब नहीं है, हमें तो इनसे मतलब है। अगर कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं तो कायरल कार्बन, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। अगर कायरल कार्बन है तो वैसा होगा ही। तो इसलिए पहचान है कायरल कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिव का, और दोनों जो मिरर इमेज है उन्हें इनैंसियोमर कहते हैं, उन्हें इनैंसियोमर कहते हैं। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में हो, अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में हो, बिल्कुल सही, तो रेसिमिक मिक्सचर, तो हम उसे बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। किसे? तो अगर दोनों इफ दे आर इन इक्विमोलर, जब दोनों का मोल सेम हो तो हम इसे बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो ये मिक्स करना पड़ता है, और प्रोसेस को बोलेंगे रेसिमाइजेशन, और प्रोसेस को बोलेंगे रेसिमाइजेशन। अब दोनों इक्वल अमाउंट में है, ये लेफ्ट घुमा रहा है, ये राइट घुमा रहा है, रिजल्ट किधर घूमेगा? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि जितना लेफ्ट घुमाएगा उतना राइट घुमाएगा। अगर इसने 5 डिग्री घुमाया, इसने 5 डिग्री इधर कर दिया, रिजल्ट जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो रेशमिक मिक्सचर, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, दोनों एक साथ जैसे कि, और ऑप्टिकल रेशमिक मिक्सचर की पहचान ऐसे, जैसे प्लस माइनस करके कोई भी कंपाउंड लिख दिया जाए, इलेक्ट्रिक एसिड है, तो ये रेशमिक मिक्सचर कहलाए, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में। और बनाने का प्रोसेस रेसेमाइजेशन, बनाने का प्रोसेस रेसेमाइजेशन, इसे ध्यान देंगे। हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ जी। कौन? अच्छा हाँ, जैसे कि अब तो मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, अगर पॉसिबल हो तो 9:30 रात में बात कर लेते, क्योंकि कंटिन्यू क्लास नहीं। आज के डेज में टीटीएस में कोचिंग में मैं होता हूँ, एमडब्ल्यूएफ में ऑनलाइन क्लास कहीं और से लेता हूँ, 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जिन्हें दिक्कत हो वो तुरंत कह देना। तो मुझे इनसे मतलब है, इस लाइन से, एक्सपेरिमेंट से नहीं। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो जल्दी जवाब दो। ध्यान देना, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सब लोग ध्यान देना, सब लोग अच्छी तरह से।
इन दोनों में कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? क्या दोनों है, क्या दोनों नहीं है? प्रियंका बहुत तेजी से जवाब दिए। क्या दोनों है, क्या दोनों नहीं है? कोई एक है? जल्दी जवाब दो। आपके पास ऑप्शन है कि दोनों है, दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। सिर्फ दो लोगों का जवाब सही है, एक अर्पण और एक प्रियंका। बाकी लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। दिस इज द राइट आंसर। कैसे? ध्यान देना। 1 2 3 4 5 कार्बन, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 कार्बन। इस कार्बन के दोनों तरफ इथाइल है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन है, इसके ऊपर OH है। ये कार्बन है, इसके ऊपर OH है, इधर CH3 है, और इधर 1 2 3 C3H7 है, और इधर हाइड्रोजन है। दिस इज द कायरल कार्बन है। चारों ग्रुप अलग है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऐसे तुम्हें पहचानना होगा, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे तुम्हें पहचानना होगा, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? कभी कभी ऐसा भी होगा, यही सब आपको पहचानना है। बिल्कुल, इसलिए हमने कहा, और यही क्वेश्चन हमने आपको नोट्स में भी सेंड किया है। एक जगह क्रॉस किया गया है, उसे एक्स मत समझ लेना कोई, और एक जगह राइट किया गया है। नोट्स लिखते समय ध्यान से समझ कर लिखना, एज इट इज मत छाप देना। हो सकता है कुछ गलत मीनिंग निकाल लो आप। हमने इस क्वेश्चन के सामने क्रॉस किया, एक बच्चे ने इसको यहाँ एक्स लिख दिया, अरे यहाँ हमने टिक किया है। ध्यान देना, इस कार्बन में इधर साइड इथाइल है, इधर भी इथाइल है, सेम है। लेकिन इस कार्बन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, इधर मिथाइल है और इधर 1 2 3 प्रोपाइल है, और इसके नीचे हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन में चारों ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन में चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि जिसमें भी कायरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बॉन्ड लाइन को तोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, मुझे सबसे मतलब नहीं है। कोई भी एक कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप, हम उसे कायरल मानेंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो मुझे ऐसा मिलेगा, OH H, इधर CH2, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH3। तो ये कायरल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन ये कायरल है क्योंकि इनमें चारों डिफरेंट है, और जिसमें कायरल कार्बन है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी को कोई दिक्कत? अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कायरल कार्बन एटम होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये चीज आपके बोर्ड में तो नहीं आएंगे, फिर भी बोल दे रहे हैं।
ये पॉइंट बोर्ड के लिए नहीं। इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, अगर ऐसा हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो पूरे कंपाउंड को दो पार्ट में इक्वली बांट दे। एग्जाम्पल, टार्ट्रिक एसिड, मेसो टार्ट्रिक एसिड, मेसो टार्टरिक एसिड। फॉर्मूला कैसा होता है ध्यान देना, COOH, COH, H, COH, H और COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेसो टार्टरिक एसिड। इस कार्बन में चारों ग्रुप डिफरेंट है, क्यों? याद रखना, बॉन्ड की तरफ जो भी है उसे एक माना जाता है। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये पूरा है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट। उसी तरह से ये कार्बन भी कायरल है, दो दो कायरल कार्बन, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये पूरा, इसमें दो दो कायरल कार्बन, तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक इमेजिनरी लाइन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक इमेजिनरी लाइन अगर कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में बांट दे, इसे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो कायरल कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। जिसमें कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, उसके बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। कब? अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो एक कंपाउंड को अगर कोई इमेजिनरी लाइन टू इक्वल हाफ में कट करता है तो मेसो इसका नाम है, कॉमन नेम है, मेसो का कोई मतलब नहीं। मेसो टार्ट्रिक एसिड इसका कॉमन नेम, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्रॉपर्टी एसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी इसकी सिमेट्री खत्म हो गई। इसकी थ्री डायमेंशनली सिमेट्री खत्म हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री का ये मतलब, थ्री डायमेंशनली सिमेट्री इसकी खत्म हो जाती है। हमें एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए, मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है। तो ये था आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। अब ये दोनों साइड से सिमेट्री है, इस वजह से ठीक। हम आगे चले, स्टीरियो केमिस्ट्री समझ आए। आपके लिए एक ही कंपाउंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री में 12th लेवल पे एक ही कंपाउंड, यही कंपाउंड। अब हम आगे चले, आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी अब जाकर कंप्लीट हुआ, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब जाकर कंप्लीट, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी शामिल है। अब दूसरा शुरू होता है, सेकेंड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान देना, इसमें दो तीन बातें ध्यान से सुनिए।
एक लाइन लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अगर किसी एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से हीट करते हो तो रिमूवल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा पोजीशन, ये हैलोजन है, हैलोजन फ्रॉम अल्फा पोजीशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन। अगर किसी एल्काइल हैलाइड को तुम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करो तो हैलोजन अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से रिमूव हो जाएगा टू फॉर्म एल्कीन, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके दो नाम और हैं, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। और हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलने की वजह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलेंगे, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस होते समय सेटजेफ ने हमें एक रूल दिया। सेटजेफ, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, एक बार फिर से चलिए पूरे को एक लाइन में बोल, किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब तुम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करोगे तो हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों हटेंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हीट करते वक्त हैलोजन अल्फा पोजीशन से हटेगा और हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से हटेगा और हटने के बाद एल्कीन बनेगा। इस प्रोसेस को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। सेटजेफ ने हमें बताया कि प्रोसेस होते समय वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, दोज एल्कीन विल मेजर प्रोडक्ट which contain less hydrogen atom or more alkyl group। जिस एल्कीन के पास लेस हाइड्रोजन एटम या मोर एल्काइल ग्रुप हो वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मान लो एक से ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है तो, एक से ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी हो तो तब की बात हो रही है। अब बार बार आप थ्योरी देखेंगे तो समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल दिए बगैर। एग्जाम्पल अभी से मत देखो, जिसे समझ आ गया ठीक, जिसे नहीं समझ आया वो भी ठीक। इधर CH3CH2CH2Br, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बाद बीटा, फिर गामा। जब तुमने इसे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट किया तो अल्फा से हैलोजन हट गया और बीटा से हाइड्रोजन, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। जिन्हें दिक्कत है तुरंत कहें।
जिन्हें दिक्कत है तुरंत कह दो। एक लाइन में समझना था कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH में हीट करेंगे तो अल्फा पोजीशन से हैलोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन लेकिन सेडजेफ ही बताने जा रहे हैं बच्चा, थोड़ा ध्यान देगा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बाद बीटा। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसके बाद बीटा, अल्फा के बाद बीटा। अगर अब हम इनसे सेम प्रोसेस करें, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड। यानी दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। ये इनफाइनाइट है, हमेशा बोलते हैं ऑर्गेनिक में हर रिएक्टेंट इनफाइनाइट। तो कुछ मॉलिक्यूल इधर बनाएंगे, कुछ इधर बनाएंगे, दोनों तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों बनेंगे। मेजर कौन होगा? एक मेजर एक माइनर। तो सेडजेफ के अकॉर्डिंग वो एल्कीन मेजर होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड के पास। जहां डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कम होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ। Those alkene will be major product which contain less hydrogen atom या more alkyl group। इस एल्कीन में एक अल्काइल ग्रुप, इस एल्कीन में दो दो अल्काइल ग्रुप, और इस एल्कीन में दो हाइड्रोजन है, इस एल्कीन में तीन हाइड्रोजन है। तो दोनों में मेजर प्रोडक्ट ये हुआ, माइनर ये हुआ। ये अल्काइल हैलाइड है। अल्फा से हैलोजन हटा, बीटा से हाइड्रोजन, तो बीच में डबल बॉन्ड। अल्फा से हैलोजन हटा, बीटा से हाइड्रोजन, तो बीच में डबल बॉन्ड। दोनों की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस कंपाउंड में दो दो बीटा है। तो सेडजेफ के अकॉर्डिंग अगर एक से ज्यादा तरह का एल्कीन अगर मिलता है तो जिस एल्कीन के पास यानी डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कम हो, दो एक तीन, एक और एक दो, वो एल्कीन स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है तुरंत कह देना, जिन्हें नहीं समझ आया तुरंत कह देना सर समझ नहीं आया। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम सवाल पूछने जा रहे हैं। समझ आएगा तभी तो सवाल का जवाब दोगे, और ये तो आपको पता है। हाँ बोलिए, कहाँ नहीं समझ आया? अल्काइल ग्रुप वाली बात, ये हमारा एल्कीन है, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड को रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप है और इस एल्कीन में दो अल्काइल ग्रुप है। तो जिसमें मोर अल्काइल ग्रुप हो वो मेजर, या जिसमें लेस हाइड्रोजन है वो मेजर। किसी को नहीं समझ आया है उनके लिए जरा ध्यान देना। एक बार फिर से सेम रिएक्शन, CH3 CH2 CH Br
और CH3। जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए सेम, जिससे हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, अल्फा के बाद बीटा, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अल्फा के बाद बीटा, बाद इधर भी हो सकता है इधर भी। अगर रिएक्शन करते समय यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन हटा तो क्या मिला? यहां से हैलोजन हटा, यहां से हाइड्रोजन हटा, बीच में डबल बॉन्ड। ये भी हो सकता था कि यहां से हैलोजन हटे, दूसरे मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल नहीं, हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मेरे पास 1,00,000 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ने ये काम कर दिया, अब दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सेकंड मॉलिक्यूल। कुछ बच्चे उसी में दोनों समझने लगते हैं। एक ने ये काम कर दिया, एक मॉलिक्यूल खत्म, अब हमने दूसरा मॉलिक्यूल रखा, यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से हैलोजन। दोनों की पॉसिबिलिटी। कुछ बच्चों को समझ ये नहीं आता है, वो एक ही मॉलिक्यूल से दोनों बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल से ये बना, अब दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया, दूसरे मॉलिक्यूल से ये बना। ये मेरे पास इनफाइनाइट है। और सेटजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर है। कोई दिक्कत? सर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा कैसे? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, तो मेजर और माइनर दोनों ही तो बनते हैं। मान लो ये मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है, 5 ये बना, 5 ये बना, तुम्हारे लिए। लेकिन इस 10 में से 8 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। आपको समझाने के लिए मेजर माइनर, अगर 10 मॉलिक्यूल है तो उसमें से 8 में से ये बनने की संभावना है, 2 में से ये बनने की संभावना है। दैट इज मेजर माइनर। एक ही मॉलिक्यूल से दोनों नहीं बनते हैं, अलग अलग से बनते हैं। कहने का ये मतलब मेजर माइनर का। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? रिएक्शन में पता कैसे चलेगा कौन सा लिखना? मेजर लिखना है। रिएक्शन में हमेशा मेजर ही लिखना है, माइनर नहीं लिखना है। रिएक्शन में हमेशा मेजर ही लिखना है, माइनर नहीं लिखना है। हाँ जी, बिल्कुल सेम। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो अब आप मुझे जवाब दो। आपको तो पता ही है कि सर सीधा बताएंगे और उल्टा पूछेंगे, ये तो हमारी आदत है। जल्द से जल्द सारे लोग जवाब देंगे, ये तो हमारी पुरानी आदत है। हम ऐसा ही पूछते हैं, क्या कीजिएगा? इनका मेजर प्रोडक्ट बताइए, इनका मेजर प्रोडक्ट बताएं। ध्यान देना, ये अल्फा है, हमने इसे 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3 माना, इसे 4 माना। आपको इशारा भी कर दिए।
आपको इशारा भी कर दिए। ये अल्फा को 1 माने, ये 2 माने, ये 3 माने, ये 4 माने। अब आपको बताना है, नहीं ऐसे नहीं। आपका सवाल का जवाब सही है प्रियांशु, लेकिन मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें बताना है डबल बॉन्ड किन दो नंबर के बीच होंगे। पहले वाले में पहले बताओ, पहले इसके बारे में, इसके बारे में किन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होंगे। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन थोड़ी सी क्लियरिटी देनी थी। बिल्कुल सही जवाब, सब लोग का जवाब सही है, लेकिन किसी ने प्रॉपर वे में नहीं कहा, किसी ने प्रॉपर वे में नहीं कहा। जवाब देना था सर 1 2 और 1 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे बोलते कि सर 1 2 एंड 1 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये प्रॉपर जवाब है। हाँ, अहमद ने बोला बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लगाओ या यहाँ एक ही बात है। तो तुम्हें जवाब देना था कि सर 1 2 या 1 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इनका जवाब दीजिए, किन दो नंबर के बीच डबल बॉन्ड लगेंगे। किन दो नंबर के बीच डबल बॉन्ड लगेंगे। नहीं नहीं, मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ओनली मेजर प्रोडक्ट। 1 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो कुछ लोगों को तो जहां तक मुझे लग रहा है समझ आ रहा, 1 और 4 के बीच नहीं, 1 और 3 के बीच नहीं लगेगा, 1 और 4 के बीच। अब मुझे ये बता दो, कुछ लोगों का तो जवाब हम सुन लिए, लेकिन जरा उनसे भी तो पूछे जिन्हें नहीं समझ आया। अब जिन्हें नहीं समझ आया वो भी जरा चैट कर दो कि सर मुझे समझ नहीं आया। जिन्हें नहीं समझ आया उन वो जरा चैट कर दें, ध्यान देना। नहीं समझ बहुत लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें इमेजिनेशन पॉइंट अपना क्लियर करना पड़ेगा। इमेजिनेशन पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, मतलब उन्हें बॉन्ड लाइन का मतलब समझना होगा। चलो इसी को प्रॉपर वे में बताते हैं, इसी को प्रॉपर वे में बताते हैं, बड़ा बनाकर। जिन्हें नहीं समझ आया उनके लिए ध्यान देना। जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा, और अल्फा के बाद बीटा होता है। अल्फा के बाद ये बीटा, अल्फा के बाद ये बीटा। आपको पहचानना है अल्फा के बाद ये भी बीटा। इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 माइनर 1 मेजर। इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 माइनर 1 मेजर। अलग अलग मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल से नहीं। एक डबल बॉन्ड इनके बीच, एक डबल बॉन्ड इनके बीच, और एक डबल बॉन्ड इनके बीच। बिल्कुल 1 और 4 मेजर है, वही तो हमने बताया। 1 और 4 ही तो मेजर है, वो तो आंसर हो गया। इसी को समझा रहे, ध्यान देना। जिन्हें नहीं समझ आया है उनके लिए बोल रहे हैं। 2 3 लोगों ने बताया सर समझ नहीं आया, जरा उनको बताना।
जहां हैलोजन लगा है वो अल्फा, हैलोजन के बाद बीटा, अल्फा के बाद बीटा, अल्फा के बाद बीटा। यानी एक बार हैलोजन यहां से तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और डबल बॉन्ड। फिर दूसरे मॉलिक्यूल में हैलोजन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला, डबल बॉन्ड। तीसरे मॉलिक्यूल में हैलोजन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से, डबल बॉन्ड। तो मेजर प्रोडक्ट कौन है? इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन में 1 बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन। तो जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन होगा वहीं से हाइड्रोजन हटेगा ताकि और कम हाइड्रोजन दिखे। इसलिए हैलोजन यहां से हटेगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, इनके बीच डबल बॉन्ड आएगा। ये आपको इमेजिन करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ये आपको बॉन्ड लाइन में इमेजिन करना होगा कि कार्बन के पास जितने बॉन्ड हैं, बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन ही होते। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है क्योंकि एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है क्योंकि 3 बॉन्ड है इस कार्बन में। यही आपको इमेजिन करना है। तो यानी 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक में यहाँ, एक में यहाँ। यानी कि प्रॉपर वे में माना जाए तो एक में डबल बॉन्ड यहाँ, तीनों बना दे रहे हैं, और एक में डबल बॉन्ड यहाँ, और एक जो तीसरा आपका एग्जैक्ट आंसर है, एक में डबल बॉन्ड यहाँ। 3 तरह के प्रोडक्ट होंगे। ये हमारा मेजर होगा और ये दोनों माइनर होगा। हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। क्या उम्मीद करे समझ आया? क्या उम्मीद करे समझ आया? किसी अब अगर किसी को दिक्कत है तो जरा तुरंत कह दो। अब अगर किसी को भी दिक्कत है तुरंत कह दो, सर नहीं समझ आया। अब भी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। हम आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट। इसलिए बिना घबराए, बिना संकोच का बोलेंगे। नेक्स्ट 2 रिएक्शन पूरे हो गए, अब ये तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, ध्यान देना। यानी किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल एल्काइल और हैलोजन के बीच में आ जाएगा। पहले एक लाइन लिखने से पहले, रिएक्शन विद मेटल हमारा चैप्टर है एलो एल्केन। किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर किसी मेटल से रिएक्ट किए तो मेटल इनके बीच चला आएगा। कहने का ये मतलब, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक में मेटल आ गया, ऑर्गेनिक में मेटल आ गया, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। रिएक्शन विद मेटल, मेटल इनके बीच चला आया। लेकिन क्या हर मेटल ये काम करेगा? नहीं, बहुत ही लिमिटेड। मानकर चलो पर्टिकुलरली एक ही मेटल है जो ये काम करता है, और वो है तुम्हारा मैग्नीशियम।
जिसने इसके बारे में डिस्कवरी किया उसका नाम है ग्रिग्नार्ड, साइंटिस्ट का नाम। हाइड्रोजन कहाँ गया? कौन सा हाइड्रोजन? अरे RX है, दोनों के बीच में मेटल आ गया। R में तो हाइड्रोजन है ना। चलो रुक जाओ, घबराओ मत, अभी हम बताएंगे। तो एल्काइल हैलाइड के बीच में मेटल आ गया, ऑर्गेनिक के साथ मेटल जुड़ गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या हर मेटल ये काम करेगा? नहीं, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम ही ये काम करेगा। इतने सारे मेटल में सिर्फ मैग्नीशियम काम करेगा, ये बात किसने पता लगाया? ग्रिग्नार्ड ने। इसलिए ऐसे कंपाउंड का नाम रख दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका नाम रख दिया गया क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने बताया पर्टिकुलर मैग्नीशियम ही काम करेगा, पर्टिकुलर मैग्नीशियम ही ये काम करेगा और कोई नहीं। अपने नेचर के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम आसानी से हाईली, हमारा जो स्मॉल साइज भी है, 2 बॉन्ड बनाता है प्रॉपर वे में। MgCl2 बनाने का तो CaCl2 भी बनाता है, लेकिन वो लार्ज साइज है, इसलिए दोनों के साथ वो बंध नहीं पाते। थोड़े बहुत जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो मैग्नीशियम में, बेरिलियम के बाद, बेरिलियम के बाद थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम में है, बाकी किसी में नहीं। और 2 बॉन्ड ग्रुप 2 एलिमेंट ही बनाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर मोस्टली बेरिलियम में होता है और थोड़े बहुत मैग्नीशियम में और किसी में नहीं। तो बेरिलियम क्यों नहीं बनाया? तो बेरिलियम का वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से। ये समझ में ना आ रहा? बहुत बढ़िया जवाब, तो ध्यान देना हमारी बात। हाँ जी मॉडरेट। अब हमारी बात, इतनी बड़ी कहानी को भूल जाइए अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो। इस कहानी को भूल जाइए अगर डिस्टर्ब हो गए तो। ग्रिग्नार्ड ने कहा कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब तुम मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर क्यों? ताकि इसको मॉइस्चर से बचा सके। ग्रिग्नार्ड ने कहा किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब तुम मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम बीच में चला आता है। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। और जिस समय उसने रिएक्शन बनाया था उस समय उसने ब्रोमीन लिया था। तुम क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। जिस समय उन्होंने बनाया था उस समय ब्रोमीन, तो ये RMgX या RMgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम यहाँ ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड ने किया, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आप सिर्फ इस रिएक्शन को देखो, पहले की कहानी भूल जाओ। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब बोलो किसे दिक्कत है? इसे देखकर बोलना केवल, बस एक लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं।